नमस्कार, मैं निशांत कुमार। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चे को आपके अपने परिवार पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड 11th एंड 12th में। तो कैसे हैं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। उसके बाद हम लोग आज के इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो मुझे यहाँ पर देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके गुरुदेव आ चुके हैं। अब आपके गुरुदेव आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप सभी कैसे हैं। तो पल्लवी, विकास, सोनू, वंदना, मुस्कान, ऋतिक, नीतीश, पूनम, कंचन, सुनील, विकास, अदिति, किरण, गुड्डी, सब लोग बता दीजिए बेटा जी कि आप लोग कैसे हैं। मस्त है सर। चलिए, तो कल वाले क्लास मतलब इसमें मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आप बात करूं तो ओवरऑल जो है हम 3 लेक्चर्स आपको करवा चुके हैं। नहीं, अगर देखा जाए तो हम आपको लेक्चर 1 करवा दिए हैं, लेक्चर 2 करवा दिए हैं, लेक्चर 3 करवा दिए हैं। आज हम क्या करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम लेक्चर नंबर 4 को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, क्या करेंगे? तो लेक्चर नंबर 4 को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? तो लेक्चर नंबर 4 यहाँ पर कंटिन्यू होने वाले हैं। चौथा नंबर लेक्चर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, रेशमी, गोपाल, गौरव, स्वाति, गीतांजलि, आपसे एक सवाल मेरा ये है कि इससे पहले जो मैंने 3 लेक्चर्स केमिस्ट्री में आपको दिया है ना, यहाँ पर जो मैंने 3 लेक्चर्स आपको करवाया था, मुझे ये बताइए बेटा जी, क्या ये 3 लेक्चर्स आप लोगों ने अच्छी तरीके से कर लिया? बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी, क्या ये 3 लेक्चर्स आपने एकदम से मस्त तरीके से कर लिया बेटा? तो एक बार कमेंट सेक्शन में गुड लिख दीजिएगा, है ना। एकदम मजे तरीके से कर लिया, है ना। मजे तरीके से कर लिया प्यारे बच्चों, देखो, है ना। जी सर जी। हाँ सर। आइए मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी, हम चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखो बेटा, ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। आप में से जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं इसमें जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसमें होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि कोई भी, क्योंकि मैं हर सेशन में इसको नहीं लाता हूँ, कभी कभी इस चीज को लेकर के आता हूँ। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, इसमें क्या होगा ना कि कोई भी अपडेट वगैरह होगा तो वो अपडेट आपको इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दिया जाएगा। तो जितने भी बच्चे हैं आप सभी क्या करिए मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी, इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। ठीक है। आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें जुड़ेंगे कैसे, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट अभी नहीं ले पाइएगा, जब आप क्लास खत्म हो जाएगा और पीडीएफ जब आपको मिलेगा ना, तब जाकर के आपको ये चीज हो पाएगा, यानी कि आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। ठीक है। बाद बाकी मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज यहाँ पर मुझे और जानना है आप लोगों को कि इन्फिनिटी प्रो वाले कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास गुडीज अभी तक नहीं पहुंचा है। एक बार कमेंट सेक्शन में 1 लिखिएगा। ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे प्यारे बच्चों 1 लिख दीजिएगा। ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन में क्या करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 लिख लीजिएगा। ठीक है। देखो बेटा, अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पर जो है, इंस्टाग्राम पर मेरा एक चैनल बना हुआ है, आप वहां पर ज्वाइन कर लो। वहां पर भी मैं अपडेट देते रहता हूँ जो कुछ इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। बाली किसी के पास नहीं पहुंचा है, अरे यार। तो देखो बेटा, आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम आईडी जानते हो बेटा? मेरा इंस्टाग्राम आईडी जानते हो? हाँ सर जानते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है निशांत सर केमिस्ट्री, निशांत सर केमिस्ट्री। जिनके पास ये गुडीज नहीं पहुंचा है ना बेटा जी, आपको क्या करना है ध्यान सुनिएगा। अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पहली नंबर बात क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और आपको यहाँ पर लिखना है कि आपको क्या क्या चीज नहीं पहुंचा। जैसे गुडीज नहीं पहुंचा, बैग नहीं पहुंचा, किताब नहीं पहुंचा, पेन या फिर कुछ भी नहीं पहुंचा, तो वो चीज आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे निशान सर केमिस्ट्री जाएंगे, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप मैसेज में जाइएगा, मैसेज मुझे कीजिए यहाँ पर जाकर के अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और इसके अलावा आपको क्या क्या चीज नहीं पहुंचा है वो चीज आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा जरूर। तब जाकर के मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप पर शेयर करूंगा, और जब मैं शेयर करूंगा तो उम्मीद है कि इसका अपडेट आपको जल्द ही मिलेगा। कुछ नहीं आया है तो वो आप बेटा कर दीजिए। ठीक है, क्या आप लोग कर पाएंगे इस चीज को? क्या आप लोग इस चीज को कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? जरा बता दीजिए, फिर मैं आपको आगे लेकर के चलूंगा। स्वीटी कह रहे कि सर मैं इंस्टा यूज नहीं करती, तब कैसे होगा बेटा, है ना। तब कैसे हो पाएगा जरा बताइएगा मेरे बुआ जी, है ना, कैसे हो पाएगा तब? कुछ भी नहीं आया है तो बेटा इंस्टा पर जाकर के मैसेज करिएगा। ठीक है, फिर मैं आपका स्क्रीनशॉट लेकर के शेयर कर पाऊंगा। जी।
हम्म। सर आप रिप्लाई नहीं करते बेटा, देखो टाइम मिलेगा तो मैं जरूर करूंगा, ठीक है जी। खैर चलिए मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी, अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या है। देखो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं ठोसों की द्रव में विलयता। ठीक है, क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ठोसों की द्रव में विलयता। ये देखो बेटा, अपना जो पहला है टॉपिक वो ये है, ठोसों के द्रव में विलयता। इसके बारे में कल की क्लास में हमने बताया था, द्रव में ठोसों की द्रव में विलयता, इसके बारे में हम कल की क्लास में बताए थे बेटा, जरा बताना। ठोसों की द्रव में विलयता कल की क्लास में बताए थे। दूसरा जो कहानी हम बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो ये बताने वाले हैं, ठीक है ठीक है। दूसरा जो चीज हम आपको बताने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा गैसों की द्रव में विलयता, है ना, गैसों की द्रव में विलयता, गैसों की द्रव में विलयता, द्रव में विलयता। इन टॉपिक को मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। सर आप अपना नंबर दे दीजिए, देखो बेटा नंबर दे दूंगा, हमको जीने नहीं दीजिएगा आप लोग। आइए, देखो बेटा मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था, ठोसों की द्रव में विलयता को प्रभावित विलयता पढ़ा दिया था। अब यहाँ पर सवाल है कि ठोसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाला कारक, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर है जो ठोस को द्रव में जब हम घोलते हैं तो उसको प्रभावित करता है। मतलब जैसे चीनी ठोस है, इसको जब हम पानी में घोलने के लिए जा रहे हैं तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं, कौन से ऐसे चीज है जो चीनी को या तो बहुत तेजी में घोल सकता है या फिर उसको घोलने से रोक सकता है। यानी कि ठोस को द्रव में घोलने से कौन कौन उसको रोक सकता है मेरे प्यारे बच्चों। आज की सेशन में हम लोग पूरी तरीके से उसी पर बातचीत करने वाले हैं, ठीक है जी। अच्छा सुमित कर रहे हैं क्या, एक सेकेंड एक सेकेंड। चलिए देखिए बेटा, सबसे पहली नंबर यहाँ पर क्या है ना, वो देखना विलय तथा विलायक की प्रकृति, है ना, कारक में क्या है प्यारे बच्चों, तो विलय तथा विलायक की प्रकृति। विलय विलायक समझते हैं ना, जैसे चीनी, चीनी आपका क्या है, विलय है, पानी क्या है, विलायक है। तो विलय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कौन सी ठोस कितना घुलनशील होगा, है ना, कौन सी ठोस जो है मेरे प्यारे बच्चों कितना घुलनशील होने वाला है, कौन सी ठोस जो है वो कितना घुलनशील होने वाला है, वो विलय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। हम आपको कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, याद है बेटा, लाइक डिजॉल्व्स, ये वाला कॉन्सेप्ट याद है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक कॉन्सेप्ट के अनुसार विलय तथा विलायक की प्रकृति समान होने पर ये सुगमता पूर्वक घुल जाते हैं। ये सुगमता पूर्वक क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, घुल जाते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था लाइक डिजॉल्व्स लाइक कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ाया था मेरे प्यारे बच्चों, याद करिए, लाइक डिजॉल्व्स लाइक कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था बेटा, है ना, लाइक कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था। इसका मतलब याद है बेटा, इसका मतलब ये है कि समान जिसका बंधन प्रकृति होगा वो पानी में घुल जाता है। जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मान करके चलिए कि अगर कोई ध्रुवीय विलय है, तो ध्रुवीय विलय किस विलायक में घुलेगा मेरे प्यारे बच्चों, बता सकते हैं आप, बताइए। ध्रुवीय, अगर कोई ध्रुवीय विलय है तो ये ध्रुवीय विलय किस विलायक में घुलनशील हो सकता है, बता पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, जरा बताइए। ध्रुवीय विलय जो है ये किस में घुल पाएगा मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी, बताइए, है ना, है ना, ध्रुवीय विलय जो है किस में घुल सकता है, तो सर जो ध्रुवीय विलय है ये ध्रुवीय विलायक में घुल पाएगा। किस में घुल पाएगा बेटा, तो ये ध्रुवीय विलायक में घुल पाएगा। किस में घुल पाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्रुवीय विलायक में घुल पाएगा। यहाँ पर किस में घुलेगा बताइएगा, तो ये ध्रुवीय विलायक में घुल पाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, मान करके चलिए मेरे प्यारे बुआ जी, जैसे ये NaCl है,
ये NaCl, ये प्लस माइनस, ये आयनिक हो गया क्योंकि इसमें प्लस माइनस चार्ज है। और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या है, जैसे देख लीजिएगा पानी है, ऐसे पानी है, पानी में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आई माइनस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज, ये भी आयनिक हो गया, ये भी आयनिक है, मतलब ये भी ध्रुवीय है, ये भी ध्रुवीय है। इन दोनों में प्यारे बच्चों माइनस प्लस में आकर्षण होगा और ये एक दूसरे में घुल जाएगा। तो ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलता है, मतलब इसका जो बंधन प्रकृति है प्यारे बच्चों और इसका जो बंधन प्रकृति है, दोनों बंधन प्रकृति समान है। तो समान बंधन प्रकृति पर क्या होता है, बंधन मतलब कि दोनों के बीच में बॉन्ड कैसा है, तो इसमें भी आयनिक बंध है, इसमें भी आयनिक बंध है। तो समान बंधन प्रकृति होने पर ये एक दूसरे में घुल जाते हैं। पहला बात तो ये हो गया, समझ गए जागृति। पहला बात तो यहां पर ये हो गया कि ध्रुवीय ध्रुवीय में क्या हो जाता है, घुल जाता है। ठीक है सर। अब सोच करके देखो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर कि अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलता है। ठीक है, क्या होता है यहां पर, तो अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलता है। बेटा क्या होता है जरा ध्यान देना, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलता है। अगर अध्रुवीय विलय है, अगर अध्रुवीय विलय है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है यहाँ पर, अध्रुवीय विलय है, तो अध्रुवीय विलय कहां पर घुलेगा, अध्रुवीय विलय मेरे प्यारे बच्चों अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। कहां पर घुलेगा बताइए, ये क्लास हम ये चीज हम आपको कई दिन से पढ़ा रहे हैं नहीं। अध्रुवीय अध्रुवीय क्या होगा, तो अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। इसी को कहते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब समान समान में घुलेगा। ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलेगा, ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलेगा, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलेगा। इसी को कहते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब समान समान को घोलता है। इसी को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों लाइक डिजॉल्व्स लाइक कंसेप्ट। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। सपोज करिए मेरे प्यारे बच्चों, सपोज करिए यहां पर ऐसे सपोज करना कि हमारे पास में क्या है, हमारे पास में यहां पर जो है ना ऐसे नेफ्थैलीन है। ठीक है, नेफ्थैलीन है, नेफ्थैलीन है मेरे प्यारे, नेफ्थैलीन है। ठीक है, नेफ्थैलीन है। और इस नेफ्थैलीन को अगर हम क्या करेंगे, बेंजीन में घोलेंगे तो क्या ये घुल पाएगा, यस और नो में जवाब दीजिए। बेंजीन में घुल पाएंगे तो क्या ये घुलेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये घुलेगा, जल्दी से बताना। अगर हम इसको बेंजीन में घोलेंगे तो क्या ये घुल पाएगा, बताइए क्या ये घुल पाएगा, बताओ जरा यहां पर। ठीक है, क्या ये घुल पाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जरा एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, क्या ये घुल पाएगा। हाँ सर घुल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, यहां पर एक चीज हम आपको बता रहे हैं, ये क्यों घुलेगा, कोई बता सकते हैं ये क्यों घुलेगा, इसमें आखिर क्यों घुलेगा, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना इसमें घुलने के पीछे। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके पीछे ऐसे कौन से रीजन है जिस रीजन की वजह से ये घुल रहा है। ठीक है, क्यों, क्या रीजन है जिसकी वजह से ये घुल रहा है। देखो बेटा, ये अध्रुवीय है, ये भी अध्रुवीय, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुल जाता है, तो इसका बंधन प्रकृति समान है प्यारे बच्चों। क्या है यहाँ पर, बंधन, बॉन्ड नेचर जिसको कहते हैं, बंधन प्रकृति क्या है बेटा, तो यहाँ पर बंधन प्रकृति जो है ये आपका समान है। और जब बंधन प्रकृति समान है ना, ठीक है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बंधन प्रकृति समान है तो ये आसान से घुल जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड किस पर करता है प्यारे बच्चों, बंधन प्रकृति। बंधन प्रकृति मतलब समान समान को घुलता है, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, इसमें प्लस माइनस नहीं, इसमें भी प्लस माइनस नहीं, तो इसीलिए ध्रुवीय ध्रुवीय में, अध्रुवीय अध्रुवीय में, यानी कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, बंधन प्रकृति समान होने के कारण ये घुल जाता है। ये सारा कंसेप्ट है आपका यहाँ पर। ठीक है, अब एक सवाल यहाँ पर और हम आपको बताना चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब मुझे बताइएगा, एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको, एक TRQ देते हैं यहाँ पर, एक TRQ देते हैं, जरा दिमाग लगाइएगा यहाँ पर। जैसे देखो बेटा, हमारे पास में है ये NaCl और इसको हम चाह रहे हैं कि इसको हम बेंजीन में घोल दें। कहां पर घोले बेटा, बेंजीन में घोलें, इसको बेंजीन में घोलें। ठीक, NaCl क्या है आपका, तो जो NaCl है मेरे प्यारे प्यारे बउआ जी, ये आपका पोलर है। ठीक है, याद रखिएगा, पोलर का मतलब होता है ध्रुवीय और बेंजीन का मतलब होता है नन पोलर। क्या होता है, नन पोलर मतलब कि अध्रुवीय। बताइए क्या ये घुल सकता है, बताइए क्या ये घुल जाएगा। एक बच्चे लिख रहे हैं घुल जाएगा, क्या ये घुल सकता है मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी, क्या ये घुल पाएगा। एक है पोलर और एक है नन पोलर, मतलब ये है प्यारे बच्चों ध्रुवीय और ये है अध्रुवीय। पोलर का मतलब क्या है, पोलर का मतलब जो होता है, पोलर का जो मतलब होता है प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, ये पोलर का मतलब ध्रुवीय हुआ। पोलर का मतलब क्या हुआ, ध्रुवीय हुआ। नन पोलर का मतलब क्या हुआ, नन पोलर का मतलब जो है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अध्रुवीय होता है। क्या होता है, अध्रुवीय होता है, ऐसा नहीं खुलेगा। अब हमको लगता है कि शायद आप लोग इस कंसेप्ट को समझ चुके हैं कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक कंसेप्ट क्या होता है। आई थिंक कि आप लोग इसको समझ गए हैं। बताइए बेटा, अब हमको जो पर्सनली ऐसा महसूस हो रहा है
कि आप में से जितने भी बउआ जी यहाँ पर है सब लोग इस बात को सीख गए हैं कि समान समान को घोलता है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, समान समान को घोलता है, इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है मेरे बुआ जी, एक बार कमेंट सेक्शन में इस बात को जरूर बताइएगा कि समान समान को घोलता है, इसका मतलब क्या होगा बेटा। ठीक है, इसका मतलब क्या होने वाला है। जी सर जी, चलिए अब बढ़ते हैं बेटा। तो पहला तो आप समझ गए ना, पहला कॉन्सेप्ट समझ गए ना बेटा कि पहला पॉइंट आपका क्या है। पहला कॉन्सेप्ट है विलेय व विलाय की प्रकृति, है ना। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, तो विलेय व विलाय की प्रकृति। वही बात बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुलता है, जैसे NaCl पानी में घुल जाएगा। और ध्रुवीय विलेय और ध्रुवीय विलायक में घुलता है, जैसे NaCl बेंजीन में घुल जाएगा, NaCl बेंजीन में घुल जाएगा, नमक पानी में घुल जाएगा। वही एग्जाम्पल के तहत यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बाबू आपको आगे की तरफ लेकर के कि अगला पॉइंट क्या है जरा समझो। दूसरा है प्यारे बच्चों ताप का प्रभाव। एक तो था क्या, तो एक था आपका यहाँ पर बंधन प्रकृति। क्या था, बंधन प्रकृति। मतलब कोई भी ठोस द्रव में जो घुलता है उसको प्रभावित करने वाला कारक कौन था, तो पहला था बंधन प्रकृति। बताइए पहला क्या था बाबू, जल्दी बताइएगा। ठीक है, पहला बताइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि पहला आपका यहाँ पर क्या था, जल्दी बता दीजिए। ठीक है, पहला आपका यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी, ये बताइए फर्स्ट क्या था, पुष्कर बताइए ना। ठीक है जी, पहला क्या होने वाला है, तो जो पहला होगा मेरे प्यारे बच्चों वो आपका क्या होने वाला है, बंधन प्रकृति होने वाला है। दूसरा जो फैक्टर है वो आपका क्या है बेटा, दूसरा फैक्टर है ताप का प्रभाव, यानी कि टेम्परेचर इसको प्रभावित करता है। ठीक है, क्या करता है प्यारे बच्चों, टेम्परेचर प्रभावित करता है। अब ये टेम्परेचर को समझने के लिए आपको यहाँ पर एक थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। याद करिए जब हम आपको क्लास 11th में पढ़ाते थे तो हम आपको कहे थे चैप्टर 7 जब पढ़ा रहे थे कि ला सातल्य सिद्धांत अच्छा से पढ़ लीजिएगा, जिसको ले चैटलियस प्रिंसिपल कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, मैंने क्लास 11th में भी पढ़ाया था, फिर भी हम आपको अभी बताएंगे अच्छी तरीके से, कोई बात नहीं बेटा। साम्य अवस्था पर अभिक्रिया हमेशा हमारे द्वारा किए गए परिवर्तन का विरोध करती है। साम्य अवस्था ला सातल्य सिद्धांत का मतलब इतना ही है। ला सातल्य सिद्धांत का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि साम्य अवस्था पर क्या है बाबू, साम्य अवस्था पर अभिक्रिया हमारे द्वारा किए गए परिवर्तन का विरोध करती है। अभिक्रिया जो है वो हमारे द्वारा किए गए परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है, यानी कि अपोज करती है। क्या करती है मेरे प्यारे बच्चों, अपोज करती है, यानी कि विरोध करती है। याद रखिएगा क्या करती है, विरोध करती है, अपोज करती है। ठीक है सर, हम 11th नहीं पढ़े, कोई बात नहीं बेटा, मैं फिर भी समझा पढ़ा रहा हूं ना, मैं समझा रहा हूं ना। इसका मतलब क्या है देखिएगा बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, साम्य अवस्था का मतलब क्या हुआ, देखो बेटा। जैसे यहां पर बेटा ये ए है और यहां से ये ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है। तो जब ए से बी बनता है तो इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या कहेंगे बेटा इसको, फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे, ये है फॉरवर्ड रिएक्शन। आप ये भी देखे होंगे कि ए से बी बनता है तो कभी कभी बी से ए भी बन जाता है ना। कभी कभी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बी से ए भी बनता है। तो जब ए से बी बनता है तो इसको फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, और जब बी से ए बनेगा तो इसको हम लोग कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। इसको हम ना दूसरे स्लाइड में समझाते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो मेरे प्यारे प्यारे बउआ जी, ऐसे देखना कि यहां पर आपके पास में ए है और ए से जब बी बन रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, देखना बेटा, ए से केवल बी बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन कहने वाले हैं। ये है आपका फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, RF से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, RF से सूचित करते हैं। याद रखिएगा बेटा, किससे सूचित करते हैं इसको, RF से सूचित करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। कभी कभी आप ऐसा देखें बेटा कि रिएक्शन ना बी से ए की तरफ भी हो जाता है, रिएक्शन बी से ए की तरफ भी होता है। कभी ऐसा देखे हैं कि रिएक्शन बी से ए की तरफ भी होता है बेटा, कभी ऐसा फील किए हो कि रिएक्शन क्या हो रहा है, रिएक्शन जो है वो बी से ए की तरफ भी हो रहा है, बी से ए की तरफ भी हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। रिएक्शन क्या हो रहा है, बी से ए की तरफ भी रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन जो है मेरे प्यारे बच्चों वो बी से ए की तरफ भी चल रहा है यहां पर, है ना, बी से ए की तरफ भी चल रहा है। जब बी से ए की तरफ चलेगा तो इसको हम लोग कहेंगे बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि पीछे की तरफ होने वाला अभिक्रिया। इसको क्या कहने वाला है बेटा, इसको हम कहेंगे बैकवर्ड, क्या कहिएगा, इसको कहेंगे बैकवर्ड रिएक्शन कहने वाले हैं। ये है आपका
बैकवर्ड रिएक्शन, ये बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ आने वाली अभिक्रिया है। इसको हम लोग आरबी से सूचित करेंगे। किससे सूचित करिएगा बेटा? आरबी से। आरबी से सूचित करेंगे इसको। किससे सूचित करेंगे? आरबी से सूचित करने वाले। ठीक है, किससे सूचित करेंगे बेटा? आरबी से सूचित करेंगे। अब आप बहुत सारे बच्चे के मन में ये होगा कि सर इसका हिंदी लिखिए। देखो बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं अग्र अभिक्रिया। क्या कहेंगे? अग्र अभिक्रिया कहेंगे। अग्र अभिक्रिया कहेंगे, ये अग्र अभिक्रिया है। और बैकवर्ड रिएक्शन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पश्च अभिक्रिया। क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहते हैं पश्च अभिक्रिया कहेंगे। ये है आपका पश्च अभिक्रिया है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है यहां पर? पश्च अभिक्रिया है। ठीक है जी, क्या है यहां पर? पश्च अभिक्रिया है। ठीक है, क्या है बेटा? पश्च अभिक्रिया है। अब देखो बेटा कि ऐसी अवस्था जहां पर आगे जाने वाली अभिक्रिया का स्पीड और पीछे आने वाली अभिक्रिया का स्पीड बराबर हो जाती है, उस अवस्था को हम लोग साम्य अवस्था कहते हैं। पहले हम आपको साम्य अवस्था समझाए हैं, ध्यान रखिएगा। पहले हम आपको क्या समझाए बेटा? साम्य अवस्था समझाना चाह रहे हैं। जैसे ए से बी की तरफ जाने वाला जो स्पीड है वो आपका 10 की स्पीड से चल रहा है। फिर बी से ए की तरफ जाने वाला जो स्पीड है ये भी क्या है बेटा? 10 की स्पीड से ही जा रहा है। यानी कि दोनों का स्पीड, मतलब ए से बी के बनने का जो स्पीड है और बी से ए का जो बनने का स्पीड है, ये दोनों स्पीड समान है, ये दोनों स्पीड बराबर है। तो जब ये दोनों स्पीड बराबर होता है तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इसी चीज को कह देते हैं मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी, क्या? साम्य अवस्था। क्या कहते हैं? इस चीज को कहते हैं साम्य अवस्था। आफरीन, देखो बेटा ऐसे, चलो मैं ऐसे थोड़ा सा लिख दिया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? साम्य अवस्था कहते हैं। साम्य अवस्था को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं बेटा, ऐसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये है इक्विलिब्रियम। अब बताओ बेटा, पहले आप लोग साम्य अवस्था समझे? पहले आप लोग साम्य अवस्था पहुंचे? जल्दी बताइए, समझे? है ना कि वैसी अवस्था जिसमें आगे जाने वाली अभिक्रिया का स्पीड और पीछे आने वाली अभिक्रिया का स्पीड क्या होता है? बराबर हो जाता है। तो उन चीज को हम लोग क्या कहते हैं? तो उन चीज को हम लोग कह देते हैं साम्य अवस्था। ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम कह देते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम कह देते हैं। क्या कहते हैं जरा बताइएगा? इक्विलिब्रियम कह देते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बोलो। इसको गुरुजी इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? पश्च अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? इसको पश्च अभिक्रिया कहने वाले हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या कहेंगे? पश्च अभिक्रिया। ठीक है जी। अब देखो बेटा यहां पर, अब आपको ये चीज थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। जैसे अब आप यहां पर साम्य अवस्था तो समझ गए, साम्य अवस्था तो समझ गए। ठीक है सर, तो अगर साम्य अवस्था स्थापित हो चुका है अभिक्रिया में, तो हम क्या करते हैं कि अगर हम इसमें कोई परिवर्तन करेंगे, मतलब इसमें प्यारे बच्चों हम कोई चेंज करेंगे, जैसे अगर हम ए को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया क्या कहेगा? अच्छा, तुम हम परिवर्तन लाना चाहता है, हम तुम्हारा विरोध करेंगे। तो अगर हम ए को बढ़ाना चाहेंगे तो अभिक्रिया ए को घटा देगा। अगर हम बी को बढ़ाना चाहेंगे तो अभिक्रिया बी को घटा देगा। अगर हम तापमान को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया तापमान को घटा देगा। यानी कि जो भी हम करेंगे अभिक्रिया हमारा विरोध करेगी, अभिक्रिया हमारा अपोज करेगी। अभिक्रिया हमारा कभी भी सहयोग करने वाली नहीं है, याद रखिएगा। अभिक्रिया हमारा कभी भी सहयोग नहीं करेगी, अभिक्रिया हमारा कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, याद रहेगा। मैंने क्या कहा? सुनो कि आप अभिक्रिया के साथ जो भी छेड़छाड़ करिएगा, अभिक्रिया भी आपके साथ उतना ही बराबर मात्रा में छेड़छाड़ करेगा। जितना आप अभिक्रिया को परेशान करिएगा, अभिक्रिया भी आपको उतना ही परेशान करेगा। ये क्या है? ला सतलीय सिद्धांत है। इसी को ला सतलीय सिद्धांत कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसी को कहते हैं ला चेटेलियर्स प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ला चेटेलियर्स या ले चेटेलियर्स प्रिंसिपल कह देते हैं। याद रहेगा बेटा? बोलो जल्दी से। अंशु जी बताइए, बिंदु भारती बताइए, क्या ये बात याद रहेगा आप लोगों को कि मैंने क्या कहा? जैसे मान करके चलिए कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं, तो वो भी आपसे उतना ही मात्रा में मोहब्बत करता है। क्या है? ला सतलीय सिद्धांत ही तो है कि आप जितना मोहब्बत कर रहे हैं, जैसे हम आपको जितना मोहब्बत कर रहे हैं, आप भी हमसे उतना ही मोहब्बत कर रहे हैं। ये ला सतलीय सिद्धांत ही तो है। और ये विपरीत भी जा सकता है। कभी कभी आप जब किसी से जितना मोहब्बत करते हैं ना, आप उससे उतना, वो आपसे उतना क्या करता है? नफरत करता है।
जैसे कोई लड़का है, वो क्या होता है, किसी लड़की से जब बेपनाह मोहब्बत करता है और बोलता है कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं, तो लड़की उसे बेपनाह क्या करती है, नफरत करने लगती है। ये भी ला सतलीय सिद्धांत है, मतलब जो भी करिएगा उसका विरोध तो करना तय है बेटा। इसी को हम लोग कह देते हैं ला चेटेलियस प्रिंसिपल। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा इसको, ला सतलीय प्रिंसिपल्स कहते हैं। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं बेटा, तो इसका ताप का प्रभाव क्या है। तो ताप का ये बेटा यहाँ पर है ना, मतलब अभिक्रिया हमेशा उस दिशा में जाएगी जहां हमारे द्वारा किए गए परिवर्तन को उलट सके, है ना ही, मतलब कि अभिक्रिया उस दिशा में चलेगी जिस दिशा में जो हम परिवर्तन करेंगे उस परिवर्तन को उलट दे। जैसे हम आगे ले जाएंगे तो वो पीछे आएगा, हम ऊपर ले चलेंगे तो वो नीचे आएगा, मतलब ठीक उल्टा कर दे। ठीक है, हाँ। अब चलते हैं बाबू, इसका मतलब क्या होता है, इसके मतलब को हम आपको समझाते हैं, तापमान के प्रभाव को हम समझाते हैं थोड़ा सा, और भी डिटेल में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, बताइए क्या थोड़ा सा और डिटेल में मैं समझाऊं आपको, अगर आपकी इजाजत हो, परमिशन हो तो बताना मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी। इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल में समझाऊं अगर आपकी इजाजत हो तो, अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊं, बोलो बेटा, समझाऊं। देखो देखो बेटा, अगर मैं यहां पर बात करूं कि अगर हम ऐसे सोचो बेटा, यहां पर ऐसे सोचो कि अगर हम क्या करते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं, ऐसे देखना बेटा, अगर हम क्या करते हैं यहां पर तापमान को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तापमान को बढ़ाते हैं, तो अभिक्रिया क्या करेगी, तापमान को घटाना चाहेगी या बढ़ाना चाहेगी, क्या करना चाहेगी जरा बताइए, बोलो जल्दी से, जयंती बताना कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि तापमान बढ़ा रहे हैं, अभिक्रिया का तापमान बढ़ा रहे हैं, देखो बेटा जैसे ये रिएक्शन है, हम चाह रहे हैं कि इसकी तापमान को बढ़ा दे, तो अभिक्रिया तापमान को घटाना चाहेगी या बढ़ाना चाहेगी, क्या चाहेगी सर, अभिक्रिया तापमान को घटाना चाहेगी, क्या करना चाहेगी, अभिक्रिया अभिक्रिया ताप को क्या करेगी मेरे प्यारे बच्चों, ताप को घटाना चाहेगी, क्या चाहेगी प्यारे बच्चों, ताप को घटाना चाहेगी, घटाना चाहेगी, ताप को क्या करेगी मेरे प्यारे बच्चों, तो घटाना चाहेगी। ठीक है, क्या चाहेगी प्यारे बच्चों, ताप को घटाना चाहेगी या कम करना चाहेगी। अब सोच करके देखो बेटा यहां पर यहां देखो कि हम तापमान को बढ़ाएं, अब ये तापमान को घटाना चाह रहा है, तो तापमान को घटाने के लिए ये आगे की तरफ जाएगा या पीछे की तरफ आएगा अभिक्रिया, जरा बताना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, बताओ बेटा। अगर मान के चलो कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये होता है, ऐसे देखना बेटा, अगर मान करके चलते हैं कि ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्या कहते हैं बेटा इसको, इसको हम लोग कह देते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है कि आगे जब अभिक्रिया जाएगा तो इसके साथ साथ ऊष्मा भी बनेगा, मतलब ए से बी बन रहा है और बी से प्यारे बच्चों बी के साथ साथ क्या बन रहा है, ऊष्मा बन रहा है, ऐसे ऊष्मा बन रहा है, ऐसे ऊष्मा बन रहा है, ऐसे समझो, ये ऐसा रिएक्शन है। ठीक है, ये ऐसा रिएक्शन है, मतलब ऐसे थोड़ा सा और अगर हम आपको डिटेल करना चाहे बेटा तो ऐसे समझ लो, ऐसे यहां पर समझ लो, थोड़ा सा अगर और हम डिटेल करना चाहे आपको तो आप ऐसे समझ सकते हो बेटा, ऐसे समझ सकते हो कि जब आप ठोस को क्या कर रहे हो, ठोस को जैसे चीनी को आप क्या कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, द्रव में मिला रहे हो, तो यहां पर क्या बनेगा, ठोस को जब द्रव में मिलाओगे बेटा तो यहां पर क्या बनेगा, विलयन बनेगा आपका, यहां पर क्या बनेगा, यहां पर विलयन बनेगा, और विलयन के साथ साथ क्या बनेगा, तो विलयन के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों ऊष्मा बनेगा, और जब ऊष्मा बनेगा तो इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है जी, देखो बेटा आपको अगर कंफ्यूजन बढ़ेगा तो मैं थोड़ा सा फिर से एक बार क्लियर करता हूं, आप सब कुछ छोड़ दो, यहां से समझो कि ठोस को जब आप पानी में मिला रहे हो, द्रव में मिला रहे हो, तो आपका विलयन बन रहा है, साथ में ऊष्मा बन रहा है। तो अगर ठोस को द्रव में मिला रहे हो तो विलयन तो बना, जैसे चीनी को पानी में मिलाओगे तो विलयन तो बनेगा, शरबत तो बनेगा, लेकिन साथ साथ क्या होगा, ऊष्मा भी निकलेगा। जैसे कभी आप देखे हो जो चूना होता है उसको पानी में मिलाइएगा तो उसमें से ऊष्मा भी निकलता है, हीट भी निकलता है, कभी ऐसा महसूस किए हैं। हाँ, तो जब ऊष्मा निकलेगा तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब सोचो कि आगे जाने पर मेरे प्यारे बच्चों ऊष्मा बढ़ती है, और हम क्या कर रहे हैं यहां पर मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी, हम यहां पर क्या कर रहे हैं ये ध्यान दीजिएगा,
हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, ये ध्यान देना, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ये ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो हम जो है ना यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तापमान को बढ़ा रहे हैं। अभिक्रिया तापमान को कम करना चाहेगी, तो कम करने के लिए इसको किधर जाना पड़ेगा, पीछे की तरफ जाना पड़ेगा या आगे की तरफ, सोचो। क्योंकि अगर ये आगे की तरफ आता है तब तो उष्मा बहुत बनेगा, क्योंकि आगे आने पर उष्मा बनता है। तो अगर इसको आगे की तरफ आएगा तो उष्मा तो बहुत बढ़ेगा, सोचो। इन्हें दिमाग लगाओ बेटा। और बेटा ये चैप्टर में हमेशा ये काम आने वाला है, ये चैप्टर नहीं, आगे भी आपको काम आने वाला है। चैप्टर 4 में भी काम आएगा, चैप्टर 3 में भी काम आएगा, इसलिए ध्यान से समझो इसको कि अगर आप तापमान को बढ़ाते हो और आप पहले से ही जानते हो कि ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, मतलब आगे जाने पर उष्मा बढ़ेगा, तो अगर आप तापमान बढ़ाइएगा तो साम्य अवस्था ला सतलीय सिद्धांत के अनुसार ये तापमान को कम करना चाहेगी, ये तापमान टेम्परेचर को कम करना चाहेगी। और टेम्परेचर कम कब होगा, जब ये पीछे की तरफ आएगा, क्योंकि आगे की तरफ जाने पर तो उष्मा बढ़ रहा है। तो जब ये पीछे की तरफ आएगा तो क्या होगा, तापमान कमेगा। इसका मतलब कि अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया ताप को घटाना चाहेगी, और ताप को घटाने के लिए अभिक्रिया को क्या होगा प्यारे बच्चों, अभिक्रिया यहां पर क्या होगा, पश्च अभिक्रिया होगा, पश्च अभिक्रिया होगा, जिसको आप बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं बेटा, बैकवर्ड रिएक्शंस कहते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, पश्च अभिक्रिया होगा। अब मुझे बताओ बेटा कि अगर ये रिएक्शन आगे की तरफ न जाकर के पीछे की तरफ ही बढ़ रहा है तो विलेयता बढ़ेगा कि घटेगा, मतलब चीनी की मात्रा खूब घुलने लगेगा या कम घुलेगा, विलेयता बढ़ेगा या घटेगा, विलेयता बढ़ेगा या घटेगा। सोचो, अगर यहां पर पश्च अभिक्रिया हो रही है, कमॉन, अगर यहां पर मेरे प्यारे बच्चों पश्च अभिक्रिया हो रही है, पश्च अभिक्रिया हो रही है, तो विलेयता बढ़ेगी या घटेगी, विलेयता बढ़ेगी या घटेगी, बोलो। अगर मैं यहां पर विलेयता की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं विलेयता की बात करता हूं तो विलेयता क्या होगा, घट जाएगा, घट जाएगा। सही बात है बेटा, बहुत अच्छा, घट जाएगा। तो इतनी बात समझ गए बेटा, ये किसके अनुसार हो रहा है, ये ला सतलीय सिद्धांत के अनुसार चल रहा है। ध्यान देना बेटा, तापमान का प्रभाव किसके अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं, ला सातेलीय सिद्धांत के अनुसार पढ़ रहे हैं। यही चीज बेटा आपको क्लास 11th में पढ़ना था, है ना, लेकिन फिर भी मैंने आपको पूरा यहां पर बताया है, ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ करके आगे बढ़ा है, ठीक है बेटा। अब सोचो, यहां पर एक बात और सोचना मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कि अगर हम यहां पर ऐसा करते हैं कि तापमान को जो है ना हम कम करना चाहते, तापमान को कम करते हैं, तो अभिक्रिया आपका क्या करेगी, विरोध करेगी ना। तो अगर आप तापमान को कम करिएगा तो अभिक्रिया क्या करेगी, बताइए, तापमान को कम करेगी या तापमान को कम करेगी, घटाएगी या बढ़ाएगी। अभिक्रिया तापमान को बढ़ाना चाहेगी या घटाना चाहेगी, सर अभिक्रिया तापमान को बढ़ाना चाहेगी। क्या चाहेगी, बढ़ाना चाहेगी। और जब अभिक्रिया तापमान को बढ़ाना चाहेगी तो ये आगे की तरफ आएगा, ये आगे की तरफ जाएगा या पीछे की तरफ, आप पहले से ही जानते हैं, जब ये आगे की तरफ जाता है तो उष्मा बनता है, उष्मा बढ़ता है। तो अगर ये उष्मा बढ़ाना चाहती है तो इसको किधर जाना पड़ेगा, सर इसको तो अग्र अभिक्रिया के अंतर्गत आना पड़ेगा। किसके, अग्र अभिक्रिया, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन, आगे की तरफ आना पड़ेगा, अग्र अभिक्रिया। अगर अग्र अभिक्रिया होगा तो विलेयता बढ़ेगी या घटेगी, बताइए, विलेयता बढ़ेगी या घटेगी, है ना, विलेयता बढ़ेगी या घटेगी, सर बढ़ जाएगी। अब यही चीज बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कि तापमान में कमी करने पर या तापमान में वृद्धि करने पर विलेयता बढ़ता है या घटता है, डायरेक्ट पूछेगा। तापमान में वृद्धि करने पर विलेयता घटता है या बढ़ता है, डायरेक्ट पूछेगा, इधर उधर तन को दिमाग नहीं लगाएगा, सीधे पूछेगा कि अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं तो विलेयता घटेगा या बढ़ेगा, डायरेक्ट सवाल पूछेगा। तो सर अगर तापमान को अगर आप बढ़ाइएगा यहां पर तो क्या होगा, यहां पर मैंने गलती कर दिया क्या, हाँ, तापमान को बढ़ाइएगा तो विलेयता घट जाएगा, यहां पर विलेयता क्या होगा, तो विलेयता तापमान को यहां पर अगर प्यारे बच्चों आप बढ़ाते हैं तो विलेयता क्या हो जाएगी, कम जाएगी ना, मैंने गलती लगा रखा है क्या, विलेयता मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कम जाएगा। दूसरा है कि अगर आप तापमान को क्या करते हैं प्यारे बच्चों, कम करते हैं, ठीक है, तापमान को क्या करते हैं प्यारे बच्चों, कम करते हैं, तो विलेयता क्या होगा, तो विलेयता मेरे प्यारे बच्चों बढ़ जाता है, ठीक है। यार मैंने गलती कुछ कर दिया क्या, एक सेकेंड मुझे देखने दीजिए। तापमान बढ़ाइएगा तो अभिक्रिया ताप को घटाना चाहेगी, ठीक है, और ये जाएगी पश्च अभिक्रिया में, मैंने गलती कर दिया ना, देखो बेटा ऐसा है, अभिक्रिया कहां पर जाएगी, ये पश्च दिशा में जाएगी ना, पश्च दिशा में जाएगी, अभिक्रिया पश्च दिशा में जाएगी, ठीक है।
और दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हम तापमान को कम करते हैं, अभिक्रिया बढ़ाना चाहेगी, तो बढ़ाने के लिए इसको कहाँ जाना पड़ेगा, अग्र दिशा में जाना पड़ेगा। ठीक है, अग्र दिशा में जाएगा, जब अग्र दिशा में जाएगा तो विलेयता बढ़ जाएगा। क्या होगा, विलेयता बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बताओ बेटा क्या यहां तक की बातें क्लियर है सब लोग? उसके बाद हम अगले पॉइंट पर लेकर के चलेंगे। ठीक है, जल्दी बताओ क्या यहां तक की बातें क्लियर, जल्दी से बताना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या यहां तक की बातें जो है वो आप लोगों को क्लियर हुआ, समझ में आया मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, बताओ क्लियर हुआ? हाँ, तो ध्यान रखिएगा बेटा कि अभी तक ठोस के द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कितने कारक पढ़ चुके हैं, जल्दी कमेंट में बताइएगा। ठोस को द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कितने कारक आप पढ़ चुके हैं? सर, ठोस के द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाला अभी तक जो है हम लोग 2 कारक पढ़ चुके हैं। कितने कारक मेरे प्यारे बच्चों? 2 कारक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, कितने? 2 कारक। पहला क्या पढ़े थे? पहला पढ़े थे बंधन प्रकृति, दूसरा क्या पढ़े हैं मेरे प्यारे बच्चों? तापमान का प्रभाव। ठीक है, अब हम आपको लेकर के चलते हैं दाब के प्रभाव पर लेकर के चलते हैं। किस पर बेटा? दाब के प्रभाव पर लेकर के चलते हैं। ये है तीसरा प्रभाव। अब क्या होता है जरा सोचना बेटा, जैसे ठोसों के द्रव में विलेयता पर, जैसे ठोस है उसको हम पानी में घोल रहे हैं, तो ठोस के द्रव में विलेयता यानी कितना घुलेगा, विलेयता, विलेयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता है, क्योंकि ठोस और द्रव दोनों ही असंपीय होता है। मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताइएगा कि हमारे पास में यहां पर ठोस है, तो क्या ठोस को आप दबा पाइएगा? जरा ये बताइए, ठोस को आप दाब पाइएगा? ठोस को आप दाब पाइएगा? नहीं दाब पाइएगा। ये क्या है? असंपीय है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? असंपीय। असंपीय का मतलब होता है कि आप इसको संकुचित नहीं कर सकते, आप इसको दबा नहीं पाइएगा, इसको नहीं दबा सकते हैं। अगर द्रव है आपके पास, अगर सोच करके देखो बेटा कि आपके पास में क्या है, द्रव है, तो क्या आप द्रव को दाब पाइएगा? नहीं बेटा, द्रव को भी नहीं, गैस को दाब सकते हैं, द्रव को नहीं दाब सकते, ठोस को नहीं दाब सकते हैं। तो ये क्या है? असंपीय है। यहां पर क्या है? असंपीय है। तो सोचो कि जब आप ठोस को भी नहीं दाब पाओगे, द्रव को भी नहीं दाब पाओगे, तो इसका मतलब कि यहां पर जब इसका विलयन बनेगा, ठोस को जब आप द्रव में डाले होगे और उस पर प्रेशर लगाओगे, तो कोई प्रभाव पड़ेगा इस पर? बताइए आप ही, कोई इस पर प्रभाव पड़ेगा? दाब का कोई प्रभाव पड़ेगा? आप ही बताइए मेरे प्यारे बच्चों, दाब का कोई प्रभाव पड़ेगा क्या मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी? जरा बताइए, दाब का कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? बोलो 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 बोलो, दाब का कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि ठोस पर ही नहीं प्रभाव पड़ रहा है, द्रव पर ही नहीं प्रभाव पड़ रहा है। तो जब आप उस ठोस को द्रव में घोलिएगा तब पर भी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ओम प्रकाश, तब पर भी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? हाँ, ये हुई ना अच्छी बात। तो ये 3 पॉइंट बेटा आप लोग याद रखिएगा। ठोसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक में जो हमने 3 पॉइंट बताया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब है गैसों का द्रव्य में विलेयता। मैं पहले फील करवाता हूं इसको कि गैस का द्रव्य विलेयता का मतलब क्या होता है। प्यारे बच्चों, ये अगला टॉपिक है। जैसे कल टॉपिक क्या पढ़े थे? ठोसों की द्रव्य विलेयता पढ़े थे ना, याद करिए। और अभी क्या पढ़ रहे थे? ठोसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक। अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि देखो बेटा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो बात है क्लियर। आप क्या पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, अगर इसके बीच में डिफरेंस क्लियर नहीं है तो पढ़ना बेकार है। मान करके चलो कि आप पढ़ रहे हो ओम्स लॉ, आपको यहाँ पर कूलम्ब लॉ, दोनों मिक्स हो रहा है, तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है फिर। तो आप क्या पढ़ रहे हो, ये विजन एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि आपके टॉपिक क्या चले। बहुत सारे बच्चों को टॉपिक ही नहीं पता है, तो फिर पढ़ने से क्या फायदा। तो हमने क्या कहा कि आप पढ़ रहे हो ओम्स लॉ और आपको पता चल रहा है कि कूलम्ब्स लॉ भी इसी में मिक्स होते जा रहा है ना, सब इसी में, गॉस का नियम सब इसी में मिक्स हो रहा है। पढ़ने का कोई मतलब नहीं है बेटा, तो उससे अच्छा पढ़ाई छोड़ दीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कहता हूं, इससे अच्छा क्या है, पढ़ाई छोड़ दीजिएगा। तो गैस के द्रव्य में विलेयता मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर एक अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? इंग्लिश में कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सॉल्युबिलिटी ऑफ क्या कहेंगे? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कहने वाले हैं। क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कहने वाले हैं। ठीक है, असंपीय क्या होता है? देखो बेटा, असंपीय नहीं समझते हो, जैसे आप सोचो असंपीय, जैसे कभी सोफा पर बैठे हो, सोफा पर, तो जब हम लोग बैठते हैं ना तो देखिएगा सोफा दब जाता है, इसका मतलब वो संपीय है, उसको हम प्रेशर जब पड़ता है तो वो दब जाता है। लेकिन कभी ईंट पर बैठे हैं, देखिएगा ईंट पर कितनों देर बैठा लगेगा, ईंट नहीं दबता है। क्यों? क्योंकि वो असंपीय है। तो ओवरऑल कहने का मतलब जिसको आप दाब नहीं सकते हैं, असंपीय, पानी को आप दाब नहीं पाइएगा, असंपीय है।
चीनी को आप दाब नहीं पाइएगा, असंपटीय है, लेकिन आप गैस को दाब सकते हैं, इसका मतलब वो संपटीय है। अब समझ में आया, संपटीय असंपटीय, ठीक है। अब बेटा यहां पर क्या है कि गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक। अब क्या है प्यारे बच्चों कि अगर हम किसी गैस को द्रव में घोलते हैं तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो उसको प्रभावित कर सकता है। लेकिन इस चीज को बताने से पहले हम आपको एक फील देना चाहते हैं, हम आपको महसूस करवाना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो बेटा, जैसे ऐसे मान करके चलो बेटा जी कि हमारे पास में क्या है ना, ऐसे देखना, हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या है, ऐसे देखना, हाँ, ऐसे देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हमारे पास एक क्या है ना, कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है यहाँ पर, कोल्ड ड्रिंक्स का एक बोतल है। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स का एक बोतल है ना। हम मान लेते मेरे पास प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, पेप्सी है, ठीक, यहाँ पर क्या है हमारे पास, पेप्सी है। हालांकि हम किसी की ब्रांडिंग नहीं करना चाहते बेटा, समझो एक पेप्सी है, ठीक। अब यहां पर क्या है ना, इस डिब्बे को देखो बेटा, यहां पर ये डब्बा है। अब सोचो कि कभी आप लोग ऐसा महसूस किए हो बेटा कि जब आप कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए लाते हैं और उसका जब ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से ना गैस रिलीज होता है, गैस निकलता है। कभी महसूस किए हो बेटा, कभी इस चीज को महसूस किए हो क्या, कभी इस चीज को महसूस किए हो क्या मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी, कभी इस चीज को महसूस किए हो क्या बेटा, जरा बताना, कभी इस चीज को महसूस किए हो क्या, कभी इस चीज को महसूस किए हो मेरे प्यारे बच्चों, जरा बताना, कभी इस चीज को महसूस किए हो। हाँ सर, किए तो हैं। होता क्या है प्यारे बच्चों, इसमें इसमें रहता है पानी, क्या रहता है प्यारे बच्चों, पानी रहता है, ठीक, क्या रहता है बेटा जी, पानी रहता है। और इस पानी में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम पानी में मिला देते हैं क्या, तो जो भी केमिकल वगैरह मिलाना होता है वो केमिकल मिला देते हैं। और उस केमिकल को मिलाने के बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिला देते हैं। क्या करते हैं इसमें मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं, याद रखिएगा क्या मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिला करके, और क्या करते हैं यहाँ पर हाई प्रेशर डालते हैं। क्या करते हैं, हाई प्रेशर डाल करके, हाई प्रेशर डाल करके, हाई प्रेशर डाल करके मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, बोतल को सील कर देते हैं। क्या करते हैं, बोतल को सील कर देते हैं। ध्यान सुनिएगा, हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, पानी मिला दिए, जो भी केमिकल मिलाना था केमिकल मिला दिए, केमिकल मिलाने के बाद यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिए, कार्बन डाइऑक्साइड मिला करके क्या किए कि अब हमको उस गैस को उसमें घोलना है। तो गैस तो पानी में घुलता नहीं है, तो गैस को पानी में घोलने के लिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को डाल देंगे और हाई प्रेशर लगा करके बोतल को सील कर देंगे। तो जब प्रेशर उसमें जाएगा तो हो सकता है गैस धीरे धीरे उसमें घुलेगा। गैस क्या होगा बेटा, धीरे धीरे उसमें घुलेगा। अब सुनना कि अगर आप जब ढक्कन को खोलते हैं करके साउंड आता है, वो साउंड क्या होता है, वो गैस का साउंड होता है, क्योंकि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें नहीं घुल पाता है वो बाहर निकलता है, इसलिए वैसा आ जाता है। कभी कभी आप ऐसा महसूस किए होंगे कि जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, जब आप उसको क्या करते, जैसे कि ऐसे दुकान से आए, ऐसे दौड़ते हुए गए दुकान, दौड़ते हुए गए और दौड़ करके आए ऐसे बोतल को, और बोतल को खोल दिए, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स थे सारे कोल्ड ड्रिंक्स नीचे गिर गए। क्यों, क्योंकि जो उसमें गैस था ना, वो गैस क्या हुआ, बाहर निकलने की कोशिश किया। जब बाहर निकलने की कोशिश किया तो उसमें से जितने भी साथ में कोल्ड ड्रिंक्स था, सारे कोल्ड ड्रिंक्स को भी लेकर के बाहर चला गया। तो हम पीने के लिए लाए थे कोल्ड ड्रिंक्स, पता चला कि एक भी कोल्ड ड्रिंक्स हम पी नहीं पाए, थोड़ा भी नहीं, सबके सब कोल्ड ड्रिंक्स क्या हो गया बेटा, तो वो सबके सब कोल्ड ड्रिंक्स नीचे गिर गया। सबके सब कोल्ड ड्रिंक्स क्या हो गया, तो नीचे गिर गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी। अब इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज और देखिएगा, ठीक है, इसमें एक चीज और है बेटा। तो यहां पर एक चीज और हम आपको समझाना चाहते हैं। कभी आप ऐसा महसूस किए हैं बेटा कि जिस समय हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, खोलते हैं, नया बोतल को सील तोड़ते हैं और तब पीते हैं, उस समय कोल्ड ड्रिंक्स का टेस्ट अच्छा लगता है। लेकिन जब आप उसको छोड़ देते हैं, कुछ जैसे गिलास में डाल करके कुछ देर के लिए छोड़ दिए, मान के चलिए कि उसको आधा घंटा के लिए छोड़ दिए, 15 मिनट 20 मिनट के लिए छोड़ दिए, तो आप महसूस करिएगा ऐसा कि पहले वाला टेस्ट नहीं रह पाता है उसमें। क्यों, क्योंकि जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो निकल जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है ना, तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है। कभी महसूस किए हैं ऐसा कि जब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है, जब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है तो उसकी टेस्ट खराब हो जाती है, फिर वो अच्छा नहीं लगता है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बोतल से ही घटसने लगते हैं, ठीक है, तो वो चीजें होता है। तो ओवरऑल प्यारे बच्चों यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, CO2 क्या है जरा बताइएगा। तो मेरे प्यारे बुआ जी CO2 यहां पर क्या है, गैस है। CO2 क्या है, गैस है। और इसमें मेरे प्यारे बच्चों पानी है, क्या है, पानी है। पानी आपका क्या है, लिक्विड है, यानी कि द्रव है। क्या है बेटा, द्रव है। तो यहां पर हमको पढ़ना कौन सा कंसेप्ट है कि गैस जो है ये द्रव में कैसे घुलता है।
या फिर जब गैस द्रव में घुलता है तो इसको कौन कौन ऐसे फैक्टर है जो प्रभावित करता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो क्या आप पहले कंसेप्ट को फील कर पा रहे हैं कि आप कौन से कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं? क्या ये कंसेप्ट फील कर पा रहे हैं? बताइए, क्या ये कंसेप्ट फील कर पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आप कौन से कंसेप्ट यहां पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं? कि आप यहां पर कौन से कंसेप्ट मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी यहां पर पढ़ने जा रहे हैं, ये आप फील कर पा रहे हैं क्या? हाँ जी सर जी। तो वही होता है बेटा कि पहले हम लोग टॉपिक को फील करते हैं कि टॉपिक क्या कहना चाहता है। ये तो आपके दैनिक जीवन से है नहीं। हाँ, अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पर अपना टॉपिक क्या था कि गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक। मतलब कि यहां पर प्यारे बच्चों जब हम गैस को द्रव में डाल रहे हैं, कॉमन, जब हम क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ऐसे देखना, जब हम यहां पर जैसे ये क्या था बेटा, H2O था। अब आपको पता है कि H2O क्या था, लिक्विड था। क्या था बेटा, लिक्विड था। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां पर CO2 था जो कि क्या था, गैस था। अब ये गैस इसमें कितना घुल पाएगा, इस पर विलेयता का क्या प्रभाव पड़ेगा प्यारे बच्चों, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है ना। इसके सॉल्युबिलिटी यानी कि विलेयता के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बेटा, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ना है, यानी कि विलेयता के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यह बताइए कि गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में जब घोलिएगा यानी कि द्रव में घोलिएगा तो उसको प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं? उसको प्रभावित करने वाले मेरे प्यारे बच्चों कितने कारक है, जरा देखिए। सर उसको प्रभावित करने वाले 4 कारक है। एक है गैस की प्रकृति, मतलब गैस का नेचर कैसा है, किस प्रकार का गैस है, पानी में ज्यादा घुलने वाला गैस है, पानी में कम घुलने वाले गैस है। इस पहला तो ये हो गया। दूसरा, जिसमें आप घोल रहे हैं, जिस विलायक में घोल रहे हैं, पानी में घोल रहे हैं कि बेंजीन में घोल रहे हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोल रहे हैं, तो इस पर भी डिपेंड करता है कि विलायक की प्रकृति कैसा है, विलायक ध्रुवीय है अध्रुवीय है, इस पर डिपेंड करता है। तो एक हो गया प्यारे बच्चों विलायक की प्रकृति हो गया, और तीसरा है ताप का प्रभाव यानी कि टेम्परेचर ज्यादा है कम है, इसका हो गया। और एक है मेरे प्यारे बच्चों दाब का प्रभाव यानी कि दाब ज्यादा है या कम है, दाब ज्यादा है या कम है। ये आपका यहां पर एक चीज बन रहा है बेटा। ठीक है, ये आपका यहां पर एक चीज बन रहा है। यानी कि टोटल कितने फैक्टर हैं, बोलो हर्ष, बोलो टोटल कितने हैं? ठीक है, दिलशान, अंजलि, जाया, सुमित, है ना, बताओ बेटा टोटल कितने फैक्टर्स आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, जरा एक बार कमेंट सेक्शन में बताना बेटा जी यहां पर, है ना। सर कोल्ड ड्रिंक्स में गैस क्यों भरा जाता है? क्योंकि उसमें टेस्ट बने, टेस्ट अच्छा लगे बेटा सुमित, इसीलिए। सर लेकिन CO2 शरीर के लिए हानिकारक होता है ना बेटा। कुछ चीजें क्या होता है ना, जैसे AC जो होता है ना बेटा, एयर कंडीशन, कभी जाइएगा, कितना अच्छा, आपके पास तो होगा ही, आप लोग पैसे वाले हैं, हम लोग गरीब मास्टर हैं। तो AC में जब सोते हैं तो कितना मजा आता है, लेकिन उससे जो गैस बाहर में निकलती है तो कितना हानिकारक गैस निकलती है। तो बस इसका मतलब उतना हम लोग को रीजन समझना है, हमको ये नहीं समझना है कि वो क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, CO2 पीने से शरीर में हानि होता है, हाँ बेटा होता है। सर फिर से बेटा वो तो मैंने कई बार बताया है ना जी। हाँ, अब चलते हैं बेटा हम आपको अगली पॉइंट पर लेकर के कि यहाँ पर क्या है। एक एक करके हम चारों पॉइंट आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं बेटा। ठीक है, एक एक करके हम आपको यहाँ पर क्या करेंगे, चारों पॉइंट समझाने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, सबसे पहले हम शुरू करेंगे गैस की प्रकृति। देखो बेटा यहाँ पर होगा आपका गैस की प्रकृति, ये देखो ये है प्यारे बच्चों यहाँ पर गैस की प्रकृति। ठीक, पहला पॉइंट आपका यहाँ पर यही है, गैस की प्रकृति पहला पॉइंट है। अब सुनना एक एक करके बात बेटा। ठीक है, देखो क्या कहता है कि जो गैस विलायक से क्रिया करके यौगिक बनाता है या आयनीकृत होता है वह गैस द्रव में अधिक विलेय होता है। मतलब कि वैसे गैस, सुनो, वैसे गैस जिसको पानी में आप घोलने के लिए जा रहे हैं या विलायक में घोलने के लिए जा रहे हैं और वो विलायक से आसानी से क्रिया कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, तो जो गैस विलायक से आसानी से रिएक्शन कर लेगा वो आसानी से घुल सकता है, वो सबसे ज्यादा घुल सकता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम आपको। ठीक है, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान करके चलो कि यहां पर बेटा अमोनिया है, NH3 है, और इसको आप पानी में घोल रहे हो, पानी में घोलने के लिए जा रहे हो, तो ये क्या बनाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। पानी में घुल गया ना, पानी में घुल गया ना बेटा, तो सॉरी रिएक्शन कर गया ना, तो जो गैस पानी से रिएक्शन कर लेगा यानी कि विलायक से रिएक्शन कर लेगा वो ज्यादा घुलनशील होगा,
जो गैस जो गैस जो गैस कम ऑन कम ऑन जो गैस मेरे प्यारे बच्चों, जो गैस मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी क्या करता है, तो जो गैस जो है ना, जो गैस मेरे प्यारे बच्चों पानी में क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है या बिलाक से रिएक्शन कर लेता है, वो ज्यादा घुलनशील होता है। जैसे अब देखो बेटा, ये आयनीकृत भी हो जाएगा, जैसे ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो ये आयन में भी कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब है, इसका मतलब है मेरे प्यारे बुआ जी कि ये ज्यादा घुलनशील होगा। दूसरी नंबर बात है कि जो गैस विलायक से क्रिया कर यौगिक नहीं बनाती है वो कम घुलनशील है। मतलब बहुत सारा ऐसी भी यौगिक है मेरे प्यारे बच्चों जो विलायक से रिएक्शन नहीं करती है, इसका मतलब वो थोड़ा बहुत घुलनशील हो सकती है, थोड़ा बहुत घुलनशील हो सकती है। जैसे आप देखो, जैसे ऑक्सीजन है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर एग्जाम्पल में देखना, एग्जाम्पल में देखना, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सब मेरे प्यारे बच्चों पानी में घुलनशील नहीं है, ठीक है, पानी में नहीं घुलता है या पानी से रिएक्शन नहीं करता है, सॉरी पानी से रिएक्शन नहीं करता है। तो पानी से जब रिएक्शन नहीं करता है ना तो थोड़ा बहुत घुलनशील है। जब ये पानी से रिएक्शन नहीं करता है, कॉमन, जब ये पानी से रिएक्शन नहीं करता है तो ये थोड़ा बहुत घुलनशील हो सकता है। अब आप कहिएगा सर ये घुलनशील ही नहीं है तो काम कैसे चलेगा? जो जलीय जीव है ना वो क्या है बेटा, उसमें तो ऑक्सीजन रहता है ना, तभी तो वो जी पाता है। तो ऑक्सीजन को जितनी मात्रा में वहां पर घुलना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं घुल पाता है, हाँ, लेकिन जितनी मात्रा में घुल जाता है जलीय जीव के लिए वो पर्याप्त होता है, उससे ज्यादा उसको चाहिए भी नहीं होता है, वो काफी है, ठीक है, वो काफी है मेरे बुआ जी। वो क्या है मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी, वो काफी है। दूसरा, जिस गैस की रासायनिक संरचना जल की रासायनिक संरचना के समान होती है वो गैस जल में अधिक घुलनशील होते हैं। जैसे अब देखो बेटा, यहां पर क्या है, आपके ऑक्सीजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, ये पानी की संरचना है। और यहां पर प्यारे बच्चों क्या है, आपका सल्फर है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है। ये आपका क्या है प्यारे प्यारे बुआ जी, ये है आपका H2O, ये क्या है H2O है। और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, H2S है, क्या है H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इसकी जो संरचना है, इसकी जो संरचना है बेटा जी, पानी की जो संरचना है ये H2S की संरचना की क्या है, समान है। जैसी संरचना पानी की वैसी संरचना H2S की। तो जिस गैस की संरचना विलायक की संरचना के समान होगी वे गैस ज्यादा घुलनशील होगा। क्या होगा, वे गैस ज्यादा घुलनशील होगा। वैसे गैस मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी पानी में क्या होता है, ज्यादा घुलनशील होता है। क्या होता है, तो वैसे गैस जो है मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी पानी में ज्यादा घुलनशील होता है। क्या होता है बेटा, तो वैसे गैस जो है पानी में क्या होता है, पानी में ज्यादा घुलनशील होता है, ठीक है। हाँ, अब लेकर के चलते हैं आपको एक और पॉइंट पर। देखो बेटा यहां पर क्या है ना, यहां पर देखो और पॉइंट है गैस की प्रकृति में। बेटा यहां पर और पॉइंट है, जिस गैस का अवशोषण गुणांक अधिक होता है वह ज्यादा घुलनशील होता है। यहां पर प्यारे बच्चों इसको आप काला अक्षर भैंस बराबर याद कर लीजिए। ये एक फैक्टर होता है, ये एक मान होता है जिसका अवशोषण गुणांक ज्यादा होता है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों जिसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन, 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 एब्जॉर्प्शन फैक्टर, ठीक है। जिसका एब्जॉर्प्शन फैक्टर का मान ज्यादा होगा, जिस गैस का एब्जॉर्प्शन फैक्टर का मान मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा होगा वो ज्यादा घुलनशील होगा। वो क्या होगा, तो वो ज्यादा घुलनशील होने वाला है। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर विलायक की द्रव की प्रकृति। विलायक द्रव की प्रकृति में क्या है, समान समान को घुलता है, जैसा कि आप जानते हैं। यौगिक में कम घुलनशील, मतलब इसका क्या मतलब, जैसे कि ये HCl बेटा प्लस माइनस है, ये प्लस प्लस माइनस है, ये यहाँ पर आप क्या है रासायनिक संरचना समान है, इसकी बात छोड़ दीजिए। ये देखो बेटा यहाँ पर प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, तो ये ज्यादा घुलनशील होगा, ये मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा घुलनशील होगा, समान समान को घोलता है ऐसा। तो ये गैस के यानी कि मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ये आपके गैस की प्रकृति के बारे में था। किसके बारे में था, गैस के प्रकृति के बारे में था। बोलो समझ रहे हो इतना बात, इतनी बात समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। ये अभी मैंने गैस की प्रकृति बताया है आपको, गैस की प्रकृति बताया है। दूसरा यहाँ पर विलायक की प्रकृति भी आप समझ रहे हो ना। विलायक की प्रकृति में क्या होता है बेटा, ये 2 नंबर है विलायक की प्रकृति, समान समान को घुलता है, ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलेगा और ध्रुवीय अध्रुवीय में घुलेगा ऐसा। तीसरा है मेरे प्यारे बुआ जी यहाँ पर तापमान का प्रभाव। तापमान का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जिसको कहते हैं। गैसों के द्रव में विलयता सदैव उष्मा छेपी होता है। मतलब जब किसी भी गैस को आप पानी में घोलिएगा तो उसमें से उष्मा निकलती है, ठीक है। तो वही बात यहां पर लिखा है कि गैस का द्रव में विलयता, जब आप किसी गैस को द्रव में घोलेंगे तो उसकी जो विलयता होगी, उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो उष्मा छेपी होता है।
एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। तो वही बात लिखा है, जैसे मान के चलो बेटा कि यहां पर कोई गैस है और इस गैस को आप क्या कर रहे हो, किसी लिक्विड में घोल रहे हो, यानी कि किसी द्रव में घोल रहे हो। जब किसी गैस को आप द्रव में घोल रहे हो तो बेटा ये आपका क्या होगा, ये आपका होने वाला है उष्माक्षेपी। क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये हो जाएगा उष्माक्षेपी। क्या होगा बेटा, ये होगा उष्माक्षेपी, ठीक है। क्या होने वाला है, तो ये आपका उष्माक्षेपी हो जाएगा बेटा जी। क्या होने वाला है बोलो, उष्माक्षेपी हो जाएगा। याद रहेगा, बताओ बेटा, याद रहेगा, बताना क्या ये बात याद रहेगा। मैंने बोला कि जब आप क्या करते हैं कि गैस को द्रव में क्या करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी, घोलते हैं। तो जैसे ही आप गैस को द्रव में घोलिएगा तो इसमें से उष्मा निकलेगा। क्या निकलेगा, उष्मा। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग उष्माक्षेपी कह देते हैं। क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कह देते हैं या उष्माक्षेपी कहते हैं बेटा, ऐसे। ये है आपके उष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसको क्या कहते हैं बेटा, यहां पर उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। सर यौगिक क्या होता है बेटा, अभी उस चीज को समझना नहीं है, रहने दीजिए आप, ठीक है। यौगिक क्या होता है ये सब हम बेसिक क्लास में भी बताए थे आप लोग को। जैसे ये H2O क्या है बेटा, यौगिक है। यहाँ पर MgCl2 क्या है, यौगिक है। CaOCl2 क्या है, यौगिक है ना। CaO क्या है, यौगिक है, ठीक है। एक बच्चे पूछ रहे हैं कि कौन कौन बिहार से। बेटा इसमें सारे के सारे बिहार से ही है, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। अब है मेरे प्यारे बच्चों कि आप मुझे बताइए कि अगर हम क्या करते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया क्या करेगी, जरा बताइए। अगर हम क्या करते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं तो लासातलीय सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया क्या करेगी, जरा बताइए। लासातलीय सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया क्या करेगी मेरे प्यारे बच्चों, जरा बताइएगा। लासातलीय सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया क्या करेगी, बताइए। अभिक्रिया क्या करेगी, बताइए। कह रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन बिहार से है। सब बिहार से है, आप ही पाकिस्तान से होंगे जी। तो अगर हम तापमान को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया तापमान को कम करना चाहेगी, और जब तापमान को ये कम करना चाहेगी तो अभिक्रिया को किधर जाना पड़ेगा, आगे की तरफ जाना पड़ेगा या पीछे की तरफ। तो आगे जाने पर तो अभी क्या होता है, तापमान बढ़ता है, क्योंकि ये उष्माक्षेपी है। जैसे जैसे आगे जाइएगा तापमान बढ़ेगा, और आपने तापमान को बढ़ाया है, अभिक्रिया तापमान को कम करना चाहेगी। तापमान को कम करने के लिए पीछे आना पड़ेगा, बैकवर्ड। यानी कि बैकवर्ड को हम लोग कहते हैं बेटा पश्च अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे, पश्च अभिक्रिया कहेंगे। अब सोच के देखो बेटा कि अगर अभिक्रिया पीछे की तरफ आती है, यह अभिक्रिया अगर पीछे की तरफ आता है तो विलेयता बढ़ेगा या घटेगा, सर विलेयता घट जाएगा। क्या होगा, विलेयता घट जाएगा। ये चीज हम आपको पहले भी बताए। दूसरी नंबर बात कि अब आप यहां पर क्या कर रहे हैं ना, अब आप क्या करें प्यारे बच्चों, तापमान को घटा रहे हैं। तो लासातलीय सिद्धांत के अनुसार अगर आप तापमान को घटा रहे हैं तो अभिक्रिया तापमान को बढ़ाना चाहेगी। अभिक्रिया क्या चाहेगी मेरे प्यारे बच्चों, अभिक्रिया तापमान को बढ़ाना चाहेगी। क्या चाहेगी मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी, तो अभिक्रिया तापमान को घटाना बढ़ाना चाहेगी। तो आपने तापमान को कम किया, अब अभिक्रिया क्या करेगी, अभिक्रिया ताप को बढ़ाना चाहेगी। और ताप को बढ़ाने के लिए क्या होता है बेटा, आगे जाने पर ताप बढ़ता है, क्योंकि उष्माक्षेपी है। उष्माक्षेपी का मतलब उष्मा निकलना, उष्माक्षेपी का मतलब उष्मा निकलना, उष्माक्षेपी का मतलब उष्मा निकलना, ठीक है जी। तो जैसे ही अभिक्रिया क्या होता है, तापमान को बढ़ाना चाहेगी, अभिक्रिया तापमान को बढ़ाना चाहेगी, तो इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको जाना पड़ेगा फॉरवर्ड, यानी कि आगे की तरफ जाना पड़ेगा बेटा। क्या होगा, तो आगे की तरफ जाना पड़ेगा। क्या होगा, आगे की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। फॉरवर्ड का मतलब होता है अग्र अभिक्रिया बेटा, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, अग्र अभिक्रिया, ठीक। तो आगे की तरफ जाएगा तो विलेयता यहाँ पर क्या होगा, विलेयता बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, विलेयता बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये तापमान का प्रभाव था यहां पर, ठीक है बेटा। चलिए अब मुझे एक क्वेश्चन है बेटा, या कैप्सूल समझ लो, जो भी समझ लो, मुझे ये बताना बेटा कि यहां पर आपका क्या है। यहां पर देखो CO2 है बेटा, पानी है। यहां पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। कितना तापमान है मेरे प्यारे बच्चों, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। और यहां पर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। अब मुझे ये बताओ CO2 ज्यादा कहां पर घुलेगा, CO2 ज्यादा कहां पर घुलेगा बेटा, CO2 ज्यादा कहां पर घुलेगा, तो जहां पर तापमान कम रहेगा वहां पर घुलेगा। कैसे,
तो जब तापमान कम रहेगा तो ये तापमान को बढ़ाना चाहेगा, और तापमान को बढ़ाने के लिए इसको आगे की तरफ जाना पड़ेगा, और जब आगे की तरफ जाएगा तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाएगा। इसका मतलब क्या है बेटा कि जहां पर निम्न ताप होगा, याद रखिएगा, कम तापमान पर गैस की विलेयता द्रव में अधिक होती है या ज्यादा होती है। कुछ बच्चे कह रहे सर 25 डिग्री पर ज्यादा होगा, नहीं, 25 डिग्री जब ज्यादा होगा ना तो तापमान तो ज्यादा है, तो ये तापमान को कम करना चाहेगा, कम करने के लिए पीछे आना पड़ेगा, पीछे आएगा तो विलेयता घट जाएगा। जहां तापमान कम रहेगा वहां पर ये तापमान को बढ़ाना चाहेगा, और जब ये तापमान को बढ़ाना चाहेगा तो अभिक्रिया को आगे जाना पड़ेगा, और जब ये आगे जाएगा तो विलेयता बढ़ जाएगा, जब ये आगे जाएगा तो विलेयता बढ़ जाएगा। इसीलिए हर एक टॉपिक को फील करना जरूरी होता है। कविश, माधुरी झा, ठीक है, अभिनंदन, रिया, ठीक है, सर इसीलिए तो स्प्राइट को फ्रिज में रखते हैं, हाँ, तभी तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स रहेगा, कम तापमान रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड घुलते रहेगा। तो वही होता है बेटा, कम तापमान पर क्या होता है, गैस ज्यादा घुलता है, इतना बात याद रखिएगा, ठीक है। कम तापमान पर, यहां तो ऑब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कम तापमान पर प्यारे बच्चों गैस क्या होता है, ज्यादा घुलनशील होता है। अब है मेरे प्यारे बच्चों चौथा कंसेप्ट आपका, जिसको हम लोग कहते हैं दाब का प्रभाव। क्या कहते हैं बेटा, यहां पर दाब का प्रभाव, इसको हम लोग कहते हैं प्रेशर, और सॉरी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ क्या कहेंगे बेटा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्या कहिएगा यहां पर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर कहने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर कहने वाले। यहां पर क्या होगा, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर होने वाला है आपका, ठीक है, क्या होगा, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर होने वाला है मेरे प्यारे प्यारे बउआ जी, ठीक है सर। अब आओ, यहां पर क्या है देखना बेटा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में कि गैस पर जब आप प्रेशर लगाइएगा तो गैस तो दबता है, बोलो ये सर नो। इसका मतलब कि गैस पर दाब का तो प्रभाव पड़ेगा, दाब का सार्थक प्रभाव पड़ने वाला है यहां पर। इसका मतलब क्या है उदय, इसका मतलब ये है कि गैस पर दाब का तो प्रभाव पड़ेगा यहां पर, हाँ सर सही बात है। तो इसका मतलब क्या है देखना बेटा कि गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव को हेनरी के नियम के द्वारा व्याख्या किया जाता है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि कोई भी गैस यदि द्रव में घुल रहा है उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस प्रभाव को किस नियम के द्वारा समझा जाता है, जरा बताइए बेटा। तो इस नियम को याद रखिएगा बेटा, हेनरीज लॉ के द्वारा समझा जाता है। किसके द्वारा, हेनरीज लॉ, यानी कि हेनरी के नियम के द्वारा समझा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। किसके द्वारा, तो हेनरी के नियम के द्वारा समझा जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, हेनरी के नियम। अब ये हेनरी ने क्या किया था सुनिएगा बाबू, हेनरी क्या किए थे, हेनरी ने 1805 में प्रायोगिक अध्ययन किया, मतलब एक्सपेरिमेंट किया, कुछ प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो हेनरी ने 1805 में कुछ प्रयोग किया है ना, उस प्रयोग के आधार पर क्या की बताया कि एक निश्चित तापमान पर, यानी टेम्परेचर को फिक्स कर देना है, एक निश्चित तापमान पर गैसों की द्रव्य विलेयता पर दाब के प्रभाव के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। मतलब हेनरी ने 1805 में अपने प्रायोगिक अध्ययन के आधार पर यह बताया, या प्रायोगिक अध्ययन के आधार पर बताया कि एक नियत ताप पर गैस के द्रव में विलेयता और दाब के संबंध में, यानी कि कोई भी गैस द्रव में कितना घुलेगा और उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके संबंध में एक नियम दिया था, और इसी नियम को हेनरी का नियम कहते हैं। जैसे आपसे अगर पूछ ले एग्जाम में कि हेनरी का नियम क्या है, जरा बताइए। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले मेरे प्यारे बच्चों कि मुझे एक काम करिए, हेनरी का नियम बताइए कि हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरीज लॉ क्या होता है, जरा बताइए। यहां पर समझ रहे हो आप, हेनरीज लॉ क्या होता है यहां पर, ठीक है, हेनरीज लॉ क्या होता है जरा ये बताइएगा यहां पर, ठीक है, हेनरीज लॉ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों ये बताइएगा, ठीक है। हाँ, बात समझ में आ रहा है बेटा, ये बात समझ में आ रहा है क्या, हेनरी ने 1805 में प्रायोगिक अध्ययन के आधार पर एक निश्चित ताप पर गैस के द्रव के विलेयता के और दाब के प्रभाव के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया था जिसे हेनरी का नियम कहते। याद रहेगा कि हेनरी ने 1805 में एक नियत ताप पर गैस की द्रव में विलेयता और दाब के प्रभाव के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया। उस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस नियम को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कह देते हैं क्या, तो उस नियम को हम लोग कह देते हैं, हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हेनरी का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, हेनरी का नियम। फिर से एक बार हम बोलते हैं, कोशिश करिए बेटा याद हो जाए, कोशिश करिए याद हो जाए। 1805 में हेनरी ने गैस की द्रव में विलेयता
वो दाब के प्रभाव के संदर्भ में या संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिस नियम को हेनरी का नियम कह देते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जिसे हम लोग हेनरी का नियम कह देते हैं। क्या कहते हैं बताना मेरे प्यारे बच्चों? तो जिसे हम लोग हेनरी का नियम कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? हेनरी का नियम कहते हैं या फिर हेनरीज लॉ कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ, अब क्या है बेटा, इस नियम के अनुसार क्या है जरा देखिएगा बेटा, एक निश्चित ताप पर द्रव विलयन में गैस का मोल प्रभाव उसके दाब के समानुपाती होता है। मुझे अभी के अभी ये लाइन आप लोगों से सुनना है। आप माइंड में जहां पर बैठे हुए वहां पर इसको 5 बार रिपीट करिए, 10 बार रिपीट करिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अभी के अभी मुझे ये लाइन चाहिए तो चाहिए। फिर से एक बार बोलता हूं, सुनना। इस नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर, इतना याद करो, इस नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर, इस नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर गैस की द्रव्य विलयता, निश्चित ताप पर प्यारे बच्चों क्या है, एक निश्चित ताप पर द्रव विलयन में गैस का जो मोल प्रभाव होता है उसके दाब के समानुपाती होता है। सुनो फिर से एक बार, सुनो फिर से एक बार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सुनो। ठीक है, सुनो मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी, यहां पर क्या है, यहां पर है कि एक नियत ताप पर मेरे प्यारे बच्चों, इस नियम के अनुसार क्या है, इस नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर द्रव विलयन में गैस का जो मोल प्रभाव होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो आपके दाब के समानुपाती होता है। क्या होता है, फिर से सुनो। एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर क्या प्यारे बच्चों, इस नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर द्रव विलयन में, ये ध्यान देखो बेटा, द्रव विलयन में गैस का जो मोल अंश होता है या मोल प्रभाव होता है वो दाब के समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर द्रव विलयन में गैस का मोल प्रभाव उसके दाब के समानुपाती होता है। बस इतना। ठीक है, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी। मैंने क्या कहा, सुनो, हेलो, याद हुआ? मैंने क्या कहा, याद हुआ मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी? जरा बताना मैंने क्या कहा यहां पर। मैंने ये कहा, हेलो सुनो, मैंने ये कहा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये कहा कि इस नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर द्रव विलयन में गैस का मोल अंश उसके दाब के समानुपाती होता है। गैस का मोल अंश उसके दाब के समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार, कौन बोलो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर या एक नियत ताप पर द्रव विलयन में गैस का मोल अंश, मोल अंश बेटा कल की क्लास में पढ़ाए थे या परसों की क्लास में आपको, मोल अंश उसके दाब के समानुपाती हो जाता है। ठीक है, उसके दाब की क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, समानुपाती हो जाता है। ठीक है, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है, आइए हम इसका मतलब हम आपको समझाना चाहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि मान करके चलिए यहां पर ऐसा कहानी है कि हमारे पास में एक द्रव विलयन है। ऐसे सोच लो बेटा, हमारे पास में ना, यहां पर ऐसे देख लो, हमारे पास में मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या है, एक द्रव विलयन है। ठीक है सर, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों क्या है, यहां पर तो हमारे पास में एक द्रव विलयन है। ऐसे देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास में क्या है, यहां पर एक द्रव विलयन है। ठीक है, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो एक द्रव विलयन है जिसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, CO2 है। इस नियम के अनुसार क्या कहता है, इस नियम के अनुसार कहता है कि CO2 का मोल अंश कितना होगा। अब मुझे बताओ बेटा कि मोल अंश को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जरा कमेंट सेक्शन में बताना बेटा। यहां पर मोल अंश को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जरा बताना यहां पर, है ना, मोल अंश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहता है बेटा कि जो दाब है ना, गैस का जो दाब है, ऐसे देखो बेटा, गैस का जो दाब है मतलब कि जो CO2 यहां पर प्रेशर लग रहा है, जो CO2 का यहां पर प्रेशर लग रहा है, यानी कि यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर हो जाएगा P मतलब दाब होता है, और गैस यानी कि गैस का दाब समानुपाती किसके होगा बेटा, मूल अंश यानी कि x के समानुपाती होगा। x मतलब प्यारे बच्चों गैस का क्या होगा, मोल अंश, यानी कि प्यारे बच्चों CO2 का क्या हो जाएगा, मोल अंश। क्या ये लाइन आप समझ पा रहे हो बेटा, बोलो। मतलब कि जो गैस का दाब है वो उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। मतलब जितना ज्यादा दाब होगा CO2 उतना ज्यादा घुल जाएगा, जितना ज्यादा दाब होगा CO2 उतना अधिक घुल जाएगा, जितना ज्यादा दाब होगा उतना ज्यादा क्या होगा, मोल अंश। मोल अंश मतलब CO2 की मात्रा उतना ज्यादा होगा, तो जितना ज्यादा दाब होगा CO2 उतना ज्यादा घुल जाएगा। तो जो यहां पर दाब है वो क्या है बेटा, मोल अंश के समानुपाती है। ठीक है सर, हाँ। अब क्या होगा, सुनना बेटा यहां पर कि अगर हम चाहते हैं कि इस समानुपाती को हटाएं, ठीक है, क्या चाहते हैं बेटा, इस समानुपाती को हटाएं, तो क्या होगा जरा देखना, यहां पर P होगा और ये होगा बेटा गैस,
और यहाँ पर समानुपाती को हटा दीजिए तो बराबर, और यहाँ पर लग जाएगा के एच, और यहाँ पर क्या लगे बेटा इनटू में एक्स गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स गैस होगा बेटा। इसे कहते हैं हेनरी समीकरण। हेनरी का समीकरण कहते हैं बेटा इसको। क्या कहते हैं? हेनरी इक्वेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं हेनरीज इक्वेशन कहते हैं बेटा इंग्लिश में। हिंदी में कहते हैं हेनरी के समीकरण। क्या कहते हैं बेटा इसको? हेनरी के समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं जरा बताना? हेनरी के समीकरण कह देते हैं। क्या कहते हैं? हेनरी के समीकरण कह देते हैं। ठीक है अंशु? हाँ सर। क्या कहते हैं? तो हेनरी के समीकरण हम लोग इसको कह देते हैं। ठीक है गुरुजी, समझ गए। क्या कहते हैं? हेनरी के समीकरण कह देते हैं। अब देखो बेटा यहां पर मैं कुछ कुछ बात आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, सुनो क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि पी गैस क्या है, के एच क्या है, एक्स गैस क्या है। तो देखो बेटा, पी गैस का मतलब होता है गैस का आंशिक दाब। गैस का आंशिक दाब का मतलब होता है कि गैस यहां पर अपना कितना प्रेशर लगा रहा है। तो पी गैस का मतलब होता है कि गैस का आंशिक दाब, यानी गैस का कितना प्रेशर लग रहा है, आंशिक दाब हो गया। एक्स गैस का मतलब क्या होता है? एक्स गैस का मतलब होता है गैस का मोल प्रभाज, यानी कि कितना गैस पानी में घुला है। एक्स गैस का मतलब क्या है बेटा? एक्स गैस का मतलब होता है आपका क्या, तो यहां पर गैस का मोल अंश। और के एच का मतलब क्या होता है? के एच का मतलब होता है हेनरी नियतांक। क्या होता है? हेनरी नियतांक। ठीक है, अब मैं आपको एक सवाल देता हूं, जरा मुझे बताइएगा। मेरे प्यारे प्यारे बउआ जी, ऐसे सोचो कि यहां पर एक द्रव है, इसमें गैस को घोले हुए हैं हम। ठीक है, यहां पर आप क्या है बेटा, केस फर्स्ट देखो। केस फर्स्ट में बेटा यहां पर एक वायुमंडल दाब लग रहा है, एक वायुमंडल दाब लग रहा है। और केस टू में मेरे प्यारे बच्चों देखो 4 वायुमंडल दाब लग रहा है। अब मुझे ये बताओ, दोनों जगह टेम्परेचर फिक्स है। यहां पर बेटा मान के चलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यहां पर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। यहां पर एक वायुमंडल दाब है, यहां पर एक वायुमंडल दाब है। ऐसे सोचो, यहां पर 4 वायुमंडल दाब है। अब मुझे बताओ बेटा, CO2 ज्यादा कहां पर घुल पाएगा, या गैस ज्यादा कहां पर घुलेगा? गैस इसमें घुलेगा एक वायुमंडल वाले में, या फिर 4 वायुमंडल वाले में? किसमें घुलेगा बताओ? सुरभि, सुमन बताओ, सन्नी बताओ, प्रिंस बताओ, रोजी है ना, गोपाल, सब लोग बताइए बेटा, सब लोग कमेंट करिए ना। जब मैं कमेंट के लिए कहता हूं ना बेटा, तो सब लोगों को कमेंट करना है। सभी बच्चे को यहाँ पर क्या करना है बेटा, यहाँ पर कमेंट करके बताना है। ठीक है, सभी बउआ जी को क्या करना है, कमेंट करके बताना है। ठीक है, सभी बउआ जी को क्या करना है, यहाँ पर कमेंट करके बताना है। सभी बउआ जी को क्या करना है, कमेंट्स करके यहाँ पर बताना है। ठीक जी सर जी, ठीक है, ओके ओके सर। 4 वायुमंडल वाला में ज्यादा होगा, क्यों? कुछ बच्चे तो एक भी कह रहे हैं। जो बच्चे एक कह रहे हैं इसका मतलब बुर्बके हैं वो। हम क्या कहे आपको कि पी गैस का मतलब होता है गैस का कितना गैस के ऊपर दाब लग रहा है, समानुपाती होता है एक्स गैस के। मतलब कि जितना ज्यादा दाब होगा वो उतना अधिक घुलेगा बेटा, उसका मोल अंश उतना ज्यादा होगा। मतलब यहां पर 4 वायुमंडल है तो इसका मोल अंश ज्यादा होगा, यहां पर मोल अंश ज्यादा होगा। यहां पर एक वायुमंडल है तो मोल अंश कम होगा। तो 4 वायुमंडल मतलब जितना ज्यादा दाब होगा उतना ज्यादा मोल अंश होगा, और उतना ज्यादा वो घुलेगा। तो 4 वायुमंडल वाला बेटा है ना, केस 2 वाला क्या होगा, ज्यादा घुलनशील होगा। याद रखिएगा, ये आपका एक TRQ ही है, समझो आप, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। 4 वायुमंडल वाला में ना जितना ज्यादा गैस है, क्योंकि जितना ज्यादा गैस होगा ये समानुपाती है, उतना ज्यादा घुलेगा, मोल अंश उतना ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा मोल अंश उतना ज्यादा क्या होगा, वो घुल जाएगा। सीधी सी बात समझ लीजिए। हाँ सर, ऐसा है। अब देखो बेटा, कुछ नोट पॉइंट है, उसको देख लीजिए, उसके बाद प्यारे बच्चों हम आपको छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे देखो यहां पर द्रव के सतह पर गैस का दाब जितना अधिक होगा वह गैस द्रव में उतना ही अधिक घुलनशील होगा। मतलब जितना ज्यादा दाब होगा, जैसे प्यारे बच्चों यहां पर 4 वायुमंडल दाब है। ठीक, यहां पर क्या है, यहां पर 4 वायुमंडल दाब है, तो यहां पर गैस ज्यादा घुलनशील होगा। यहां पर एक वायुमंडल दाब है तो यहां पर कम घुलनशील होगा। इसी बात को पहला पॉइंट पर लिखे हैं। देखिए, द्रव के सतह पर गैस का दाब जितना अधिक होगा वह गैस द्रव में उतना अधिक घुलनशील होगा। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, विभिन्न गैस के लिए KH का मान भिन्न भिन्न होता है। मतलब प्यारे बच्चों CO2 के लिए जो आपका KH का मान है, ये KH का मान है, ये KH का मान बेटा अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है। CO2 के लिए अलग होता है, ऑक्सीजन के लिए अलग होता है, हर गैस के लिए यहां पर बेटा KH का मान अलग अलग होता है।
ठीक है, तो वही लिखा है बेटा, विभिन्न गैस के लिए केएच का मान अलग अलग होता है। केएच का मान गैस के प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि केएच की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार की गैस है, इस पर डिपेंड करता है केएच का मान। दूसरी नंबर बात बेटा, केएच का मान जितना अधिक होगा, ये वाला पॉइंट बेटा याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ना, केएच का मान जितना अधिक होगा गैस की विलेयता उतना कम होगा। केएच का मान जितना ज्यादा होगा गैस की विलेयता उतना कम होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा। हेलो सुनो, मैंने क्या कहा बेटा, केएच का मान जितना ज्यादा होगा वह उतना कम घुलनशील होगा। जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मतलब गैस की विलेयता व्युत्क्रमानुपाती है क्या, किसके, हेनरी नियतांक की बेटा, व्युत्क्रमानुपाती है ऐसा। ठीक है, तो ये चीज था बेटा आपका क्या, हेनरी के नियम में, याद रखिएगा। हेनरी के नियम जो है मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, इतना बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां से बोर्ड एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों क्या होते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये था आपका पूरा का पूरा प्यारे बच्चों हेनरी नियम। हेनरी के नियम के बारे में बेटा और भी कुछ कुछ कंसेप्ट यहां पर बचा हुआ है, जिस कंसेप्ट को हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है, एक ही क्लास में उतना सारा बताना सही बात नहीं है, क्योंकि मैं भी समझता हूं कि कैपेसिटी अभी आपकी कितनी है, इसलिए आपकी कैपेसिटी तक ही चीजों को देना चाहता हूं हमेशा। मैंने 2 टॉपिक को कवर किया है, ठोस की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक और गैस की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक, इससे अधिक नहीं। अब मुझे बताइएगा बुआ जी कि आप सभी को कैसी लगी मेरे प्यारे बुआ जी आज की क्लास, कैसी लगी? अगर मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों की आज की क्लास में अगर 5 में से आपको 5 दिल देने पड़े तो कितने दिल दीजिएगा बेटा? आज की क्लास में अगर आपको 5 दिल देने पड़े तो कितने दिल देंगे मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी, जरा बताना कितने दिल देंगे? हाँ बताइए। मेन देखो बेटा, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, चाहे आप किसी कोई भी सब्जेक्ट पर हो बाबू, कोई मायने नहीं रखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिपेंड इस बात पर करता है कि आप कितने शिद्दत से चीजों को पढ़ते हैं, कितने मेहनत से चीजों को पढ़ते हैं, कितनी आपकी ईमानदारी है, कितनी ईमानदारी से आप पढ़ते हैं। ये चीज सबसे अलग रहता है, सबसे अधिक मायने रखता है। समझ गए बेटा, सबसे अधिक मायने रखता है मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी। ठीक है, सबसे अधिक मायने रखता है, रखना पड़ता है। ठीक है, ठीक है बाबू, बाद बाकी कुछ बच्चों को तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं, क्योंकि उनका क्या होता है ना, मैं बताता हूँ बेटा। जैसे कि अन्नू है ना, जैसे अन्नू है, यहाँ पर देखिएगा बेटा, अन्नू है, हरगोविंद है या हरगोविंद है, जो भी है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ये सब कुछ बच्चे हैं। अब इनकी इच्छा क्या होती है, क्योंकि देखो बेटा हम हर बच्चे को खुश नहीं कर पाते हैं ना। जैसे कि अपने ये हाथ में उंगली है, 5 उंगली है, पांचों बराबर नहीं। जैसे आप ही के दोस्त होंगे, हर प्रकार के दोस्त होंगे, आप हर दोस्त को खुश नहीं रख पाइएगा। तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिनको हमसे बड़ी दिक्कत चलती रहती है। दिक्कत इस बात की चलती रहती है कि उनको होता है कि सर 50 मिनट पूरता है और जो है ना क्या करते हैं, क्लास छोड़िए। मैं छोड़ता नहीं हूँ, इसलिए उनको इस बात की काफी तकलीफ होती रहती है। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर हमको इतना बच्चा अगर प्यार करने वाला है, अगर 1-2 बच्चे नफरत कर नहीं करेगा तो काम कैसे चलेगा। कहता है ना कि अगर 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 आप मान के चलो बेटा कि दुनिया में अगर आपको कोई नफरत करने वाला नहीं हो, तब तो आप भगवान ही बन जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि कुछ लोग आपको नफरत करें आपसे। तो जो बच्चे यहाँ पर मुझसे नफरत कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर पर अन्नू को स्पेशली मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि इनको 50 मिनट पूरते ही क्लास की छुट्टी चाहिए। ठीक है, ये चीजें हैं। तो कुछ बेटा है ना, जिंदगी है, कुछ जलने वाले भी चाहिए, नहीं तो अगर सब प्यार करने वाले बन जाएंगे तो भगवान ही बन जाइएगा ना। यहाँ तो भगवान को लोग गाली दे देते हैं, हम और आप तो इंसान हैं। ठीक है, हाँ खैर कोई बात नहीं है, चलिए बेटा है ना, बाद बाकी बेटा अच्छे तरीके से पढ़िए। हम देखो बेटा, हम आपको कभी भी इतना बात याद रखो, हम आपको कभी भी पास होने के लिए नहीं पढ़ा रहे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हम आपको कंटेंट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप किताब पढ़ करके देखिएगा कितना डीप हम आपको लेकर के चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बात इस बात को। ठीक है ना। एक तो ऐसे ही ध्यान दो बेटा, मैं बार बार कहता हूं कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों की स्थिति इतनी दयनीय है ना, इतनी दयनीय है मेरे बच्चा, मैं क्या ही बताऊं। जब मैं हिंदी मीडियम के बच्चे के बारे में सोचता हूं ना, मैं रियलिटी बताता हूं। हो सकता है कि आपको इस बात पर विश्वास नहीं हो पाए, लेकिन रियलिटी बताता हूं कि जब मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के बारे में सोचता हूं ना, मेरा दिल रो जाता है, अंदर से दिल एकदम रोआ वहां पूरा खड़ा हो जाता है, एकदम से कचोटने लगता है दिल। क्यों जानते हैं? पहली नंबर बात यह है कि हिंदी मीडियम में उस लेवल का कंटेंट कोई नहीं दे पा रहा है, सबसे पहली नंबर बात।
दूसरी नंबर बात, अगर कोई कंटेंट दे भी रहा है तो बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है। और तीसरी नंबर बात कि आपका जो सबसे बड़ा विरोधी है ना, वो आपका सिस्टम है। मतलब जिसमें आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं बिहार बोर्ड में, सबसे बड़ा दुश्मन आपका यही है। सोच करके देखिए ना, पूरे साइंस में टोटल 6 बच्चा टॉप किया है, जिसमें से लगातार 5 बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम का है। लगातार 5 बच्चा इंग्लिश मीडियम का है। लगभग 200 बच्चा को टॉपर वेरिफिकेशन में बुलाया गया था, जिसमें से 170 बच्चा इंग्लिश मीडियम का है। सोच करके देखिए ना कि आपकी वैल्यू कहां पर है, आपका अस्तित्व कहां पर है। सोच करके देखिए इस बात, कभी सोचिए इन सब बात, ये सब वास्तविकता बात आपको कोई कभी बताएगा नहीं। हिंदी मीडियम की स्थिति इतनी दयनीय है। सोचिए ना कि 6 गो में से 5 गो टॉपर वेरिफिकेशन, 5 गो टॉपर इंग्लिश मीडियम है, एक टॉपर में एक क्या है, आपका हिंदी मीडियम का है। लालच है यार ऐसी पढ़ाई पर। इसलिए हमारा एक ही स्टेटमेंट होता है, मैं बार बार कहता हूं, या तो पढ़ाई छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए नहीं पढ़िए, या फिर पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए। मैंने जिस दिन पहली क्लास आपकी करी थी, याद होगा, मैंने आपको कहा था कि एक कागज में लिख करके रख दीजिए कि 2026 में इतनी मेहनत करेंगे कि 2027 में अपने नाम का ब्रांड बना देंगे। ऐसे पढ़ने से होगा? उसके लिए तो आपको दिन रात पढ़ना पड़ेगा। 50 मिनट या 40 मिनट पढ़ने से कहीं आपको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा? कभी भी नहीं आएगा। लिख लीजिए, रख लीजिए लिख करके, कभी भी नहीं आ सकता है। अगर आप टॉपर वेरिफिकेशन तक भी पहुंचना चाहते हैं, जिससे आपका एक नाम हो, जिससे आप डिस्ट्रिक्ट रैंक कर सके, कॉलेज में टॉप कर सके, ब्लॉक टेस्ट, प्रखंड टॉपर बन सके, उसके लिए बेटा मेहनत करना पड़ता है। और याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका सिस्टम है। सिस्टम मतलब आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका बिहार बोर्ड ही है, याद रखिएगा इस बात को। बात बाकी मैं हमेशा कहता हूं बेटा कि मैं आपको हमेशा सच से रूबरू करवाते रहूंगा। अगर आपको हमारी बातों को बुरा लगता है, उसके लिए हम बहुत बहुत माफी चाहेंगे। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। क्योंकि सही बात सबको कड़वी लगती है ना। अगर मुझे कोई कहेगा कि यार तुम बहुत डीप लेवल पढ़ाने चले जाते हो, मुझे भी बुरी लग जाएगी, क्योंकि मैं सही में पढ़ाने लगता हूं। तो ये चीजें हैं। बात बाकी जो कुछ बच्चे हैं, है ना, जैसे अर्चना कुमारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो पहले ही कहा, मैं हर बच्चे को खुश नहीं कर सकता, ये हम भगवान तो है नहीं, बट हाँ, हमसे जितना प्रयास हो पाता है बेटा हम उतना करते हैं। आपको ये भी पता होगा कि जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, और स्पेशली केमिस्ट्री पढ़ते हैं, सारे सब्जेक्ट एक तरफ और केमिस्ट्री अकेले एक तरफ होगा आपका जरूर। हमको जहां तक लगता है, अगर आप ईमानदारी से जवाब देना चाहेंगे तो आपको कुछ ऐसा ही प्रतीत होगा, आपको कुछ ऐसा ही लगेगा, है ना, आपको कुछ ऐसा ही लगेगा बेटा। ठीक है, चलो ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से फिर एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक लास्ट टाइम जाने वक्त आई एम वेरी सॉरी, बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी है इसके लिए, अगर हमारी बात को बुरा लग रहा हो तो। ठीक है, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। बाय बाय, सी यू अगेन। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे, आई लव यू ऑल, बाय। अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, आप लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए।